हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो हमारे पास अगर कोई रजिस्टर है इस तरीके से, इस रजिस्टर में अगर करंट है आई, तो इसमें कुछ पावर जनरेट होती है, जनरेट नहीं होती, पावर कंज्यूम होती है और ये गर्म होने लगता है, क्योंकि रजिस्टर सिर्फ गर्म ही हो सकता है, वो और कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमारे पास जो पावर कंज्यूम्ड, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, कितनी होती है वो पावर कंज्यूम, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास v टाइम्स आई के बराबर। ऑलराइट, यहाँ पर v क्या चीज़ है, ये v है पोटेंशियल अक्रॉस r। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है हमें उसका इस्तेमाल करना है। सर्किट में कोई भी बैटरी लगी हो उसका भी कुछ पोटेंशियल हो सकता है, वो यूज़ कर लिया, गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास देखो, यहाँ पर अगर करंट है, रेजिस्टेंस r है, तो v की वैल्यू आई आर के बराबर भी होती है। तो यही बन जाता है हमारे पास आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई, और ये बन जाता है आई स्क्वेयर आर। इस तरीके से एक और फार्मूला हमारे पास आ गया, सबसे कॉमन हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता है रेजिस्टेंस का आर जो भी होता है वैल्यू, और आई करंट तो उसमें से जा रहा है वही है, कहीं और के आई की वैल्यू का यूज़ करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, हम गलती यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप हमेशा यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा। और इसी तरीके से मैं करंट की वैल्यू लिख सकता हूँ, आई की वैल्यू हो जाती है वी डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ से एक और फार्मूला आ जाता है हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से अगेन यहाँ पर जो v है ये क्या है, v इज़ पोटेंशियल अक्रॉस r। सर्किट में कहीं कोई बैटरी लगी उसका इस्तेमाल मत करना, पोटेंशियल अक्रॉस r क्या है, हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई पावर तो पता चल गई, कई बार सवाल पूछा जाएगा 1 मिनट में कितनी हीट निकली है ना, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो हमारे पास जो पावर होती है, पावर क्या होती है, वो होती है रेट ऑफ एनर्जी। तो हम किसी भी टाइम में कितनी एनर्जी दे रहे हैं इसको आप ऐसे समझ सकते हो। वैसे तो इसकी वैल्यू हो जाती है डी ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू की जो वैल्यू हो जाती है वो जाता है पी डॉट डी टी, जो भी पावर है इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू मिल जाएगी कि भाई जितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में निकली है, अब उससे आप चाहे पानी गर्म कर लो या जो भी करना आपको कर सकते हो, उसकी वैल्यू आ जाती है इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी टी। ऐसे यूजुअली क्या होगा, पावर की वैल्यू सेम रहती है, पावर चेंज नहीं होती है। जैसे करंट की वैल्यू सेम रहेगी तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू सेम है, तो ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। अगर पावर की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप इसको पी डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो मोस्ट केसेस में हमारे पास जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा वो यही हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा टी, और पावर की वैल्यू कितनी आप लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर या फिर वी आई। इस तरीके से इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे घर में जो बिजली का बल्ब होता है, अब नहीं होता, अब तो एलईडी के बल्ब आते हैं। तो हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई बल्ब है, ये रहा बल्ब, बड़ा अजीब सा, इसके अंदर कुछ फिलामेंट है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको लगाने का कुछ होल्डर है। ठीक, इसके ऊपर लिखा हुआ है मान लो 100 वॉट एट 220 वोल्ट। अब हम एसी में पढ़ेंगे, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास आरएमएस वोल्टेज होता है। ठीक है, तो हमारे घर में जो आता है वो आरएमएस वोल्ट होता है, लेकिन अभी मान लो ये डीसी वाला है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले हमारे यही काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 100 वॉट होती है ये होती है रेटेड पावर एट किस पे, ये जो है हमारा रेटेड वोल्टेज। इस बल्ब को डिज़ाइन किया गया है कि वो 220 वोल्ट पे 100 वाट की पावर खींच करके गर्म होता रहेगा, और गर्म होता रहेगा तो उसका एक पार्ट गर्मी में निकल जाता है, दूसरा पार्ट लाइट में चला जाता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो यहाँ पर पावर वो ज़्यादा निकालने लगेगा, शायद हो सकता है गर्म होकर के वो पिघल के टूट जाए, फ्यूज़ हो जाए उसके अंदर का फिलामेंट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बता सकते हो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पावर की वैल्यू ये आ रही है, वोल्टेज की वैल्यू ये है, तो मैं लिख सकता हूँ 100 इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि 220 टाइम्स आई के बराबर आने वाला है। यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाती है मेरे पास आई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। करंट की वैल्यू मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। क्या मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, मैं बोल दूंगा हमारे पास जो पावर है वो आ जाती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती है 220 का स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो हमसे पूछी गई हो उसको निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Two 220 volt 100 watt bulbs are connected first in series and then in parallel. Each time the combination is connected to 220 volt AC supply line, the power drawn by the combination in each case respectively will be। अब ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। दो बल्ब हैं, दोनों की वॉटेज जो है हमें दी हुई है 100 वाट के बल्ब हैं, उनको कनेक्ट किया गया है, एक बार सीरीज़ में एक बार पैरेलल में। तो देखो पहले तो हम यहाँ पे पावर सप्लाई इस तरीके से बनाएंगे। भाई ये हमारे घर की पावर सप्लाई है, लेट से 220 वोल्ट की, इस तरीके से। पहली बार मैंने इनको लगाया है इस तरीके से, ये मेरे पास बल्ब नंबर 1 रहा, ये मेरे पास रहा इस तरीके से बल्ब नंबर 2, ऐसे मैंने इनको लगा दिया। तो अभी ये कैसे लगे हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों के अक्रॉस 220 वोल्ट है। दूसरी बार जब मैंने लगाया है तो एक यहाँ पर है, फिर दूसरा यहाँ पर है, इस तरीके से। अब की बार जो मैंने लगाया है इस तरीके से लगा दिया है, ये लग गए हैं सीरीज़ में। इस केस में कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहे हैं, इस केस में कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं? बल्ब दोनों आइडेंटिकल हैं। तो बहुत अच्छा ये सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए 50 वॉट एंड 200 वॉट। तो देखो हमारे पास पहली बात तो लिखा हुआ है सीरीज़ में पहले लगाया, तो दिस इज़ केस 1, दिस इज़ केस 2। अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले केस 2 देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास बल्ब है, बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 220 वोल्ट पर 100 वॉट पावर देता है। ये बल्ब अभी कितने वोल्ट पे लगा है? 220 पे। ये भी लगा है कितने पे? 220 पे। तो दोनों ही 100 वॉट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। प्रोड्यूस कर रहे होंगे मतलब कंज्यूम कर रहे होंगे, उस कैपेसिटी से वो गर्म हो रहे होंगे। ऑलराइट, तो पावर इतनी वो ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं केस 2 की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ऐसे में हमारे पास पावर आ जाती है 100 प्लस 100 इज इक्वल टू, सीधे उसकी वैल्यू आ जाती है, आ जाता है 200 वॉट वो ड्रॉ कर रहे होंगे। ऐसा घर में होता है भी, हमारे पास दो बल्ब एक साथ लगा देते हैं तो ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है, राइट। एक से 100 आ रही थी वॉट, दूसरे से 100 आ रही थी, दोनों से 200 वॉट आएगी टोटल। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये वाला केस इंटरेस्टिंग है। तो देख अब हमने लगा दिया इनको सीरीज़ में। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में ये है क्या चीज़, ये है तो रजिस्टर ही। तो अगर इसका रेजिस्टेंस था R, इसका रेजिस्टेंस था R, तो अब मेरे पास इफेक्टिवली रेजिस्टेंस हो चुका है 2R। अच्छा, पावर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पावर की वैल्यू कितनी होती है? V²/R। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों के अक्रॉस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि अब देखो यहाँ पर एक बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था 220 वोल्ट। यहाँ पर क्योंकि दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, अब की बार वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 110 वोल्ट यहाँ रहेगा, 110 वोल्ट यहाँ पर रहने वाला है। अगर मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है तो मुझे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब अलग आ चुका है, वो 220 वोल्ट नहीं रहा। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, अगर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है उसका रेजिस्टेंस, R के बराबर। क्या मुझे इनका रेजिस्टेंस पता है? अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई भी 4 कर देंगे, इंटू 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास अंदर आ जाता है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, इस तरीके से। बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको 220 कर दिया, तो डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ पर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R ये क्या चीज़ है? अगर मेरे पास बल्ब 220 वोल्ट पर 100 वॉट देता है, तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता था, हमारे पास 100 की वैल्यू आ जाती है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, है ना। ये चीज़ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये कुछ नहीं, ये 100 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसकी वैल्यू जाती है 50 वॉट के बराबर। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको पता करने का कि दोनों बल्ब के अक्रॉस हमने V²/R कर दिया और इस तरीके से फॉर्मूला लगा करके निकाल लिया। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या होगा, हम अब की बार लिखेंगे पावर इज इक्वल टू V²/2R, इस तरीके से। क्योंकि ये देखो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं,
अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं 2R किसका रेजिस्टेंस है, 2R तो भाई इसका रेजिस्टेंस है, इस पूरे के पूरे दोनों के कंबाइंड सेटअप का, और ये लगा हुआ है 220 वोल्ट पर ही। तो अब ज़रूर मैं इसको लिख दूंगा, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो चुका है 2R के बराबर। अच्छा, मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पता ही नहीं थी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। फिर से देखो यही वाली टर्म आ गई, और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू है 100, तो यहाँ से मेरे पास फिर से वैल्यू आ जाती है भाई यार ये 100/2 विच इज़ इक्वल टू 50 वॉट। तो हमारे पास आंसर तो ए आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे को समझना यही था, आप सीरीज़ में लगा देते हो तो V²/R फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान रखना हमारे पास V क्या होता है, रजिस्टर के अक्रॉस। इस पर्टिकुलर केस में मैंने दोनों बल्ब के अक्रॉस 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिया, दोनों की जो पावर थी वो इस तरीके से आ जाती है। इस वाले में मैंने दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ करके 2R बना दिया। अब ये जो 2R है वो तो 220 वोल्ट के अक्रॉस ही लगा है, तो इस तरीके से 220 का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, यहाँ 110 का इस्तेमाल किया गया था। ये वो चीज़ है जिस पे गलतियाँ होती हैं, और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी फिर बना दिए जाते हैं। A current of 2 ampere passing through a conductor produces 80 joule of heat in 10 seconds. The resistance of conductor in ohm is straightforward सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 2। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो हीट होती है वो क्या होती है, पावर इनटू डेल्टा टी, इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी है 80 जूल। देखना सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो किस तरीके से होता है, विल बी इक्वल टू पावर, पावर कितनी होती है I²R के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। यहाँ से मुझे पता चल जाता है, अच्छा करंट की भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, तो ये वैल्यू बन जाती है मेरे पास 8 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर टाइम्स R। यहाँ से R की वैल्यू फटाक से आ जाती है 2 ओम, B बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Three equal resistors connected across the source of EMF together dissipate 10 watt of power. What will be the power dissipated in watts if the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF? अब ये फिर से बहुत ही अच्छा सवाल बन चुका है। वीडियो को पॉज करो, पहले उनको सीरीज़ में लगे हुए थे यहाँ पर, तो उन्होंने मिल करके 10 वाट की पावर ली, बाद में पैरेलल में लगा देंगे तो कितनी पावर लेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं कैसे आया। तो देखो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ मैं फटाक से, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे पास पहले तीनों रजिस्टर इस तरीके से साथ में लगे हुए थे, इसी को मैं इक्विवेलेंट कर दूंगा भाई, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 1 रजिस्टर ऑफ 3R, है ना। अगर ये R था, ये R था, ये R था, तो पहले मेरे पास जो पावर कंज्यूम हो रही थी वो थी P1 वॉज इक्वल टू V²/3R। अभी मैं 3R वाले के अक्रॉस देख रहा हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू V थी, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाती है, और ये जो वैल्यू है ये मुझे दी हुई है 10 वाट के बराबर। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में हमारे पास इस तरीके से 3 रजिस्टर हैं जो अब पैरेलल में इस तरीके से लगे हुए हैं। ऑल राइट, इसको मैं कैसे इक्वेट कर सकता हूँ, अगर 3 रजिस्टर मेरे पास पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो मैं उसको बोल दूंगा भाई वो R/3 के बराबर हो गए। तो नेक्स्ट केस जो P2 की वैल्यू है वो V² डिवाइडेड बाय, अब की बार R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है R/3। इसकी जो वैल्यू आ जाती है, देखो ये आ जाता है V²/R मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा V²/R की वैल्यू कितनी थी, वो था हमारे पास 30 के बराबर, तो ये हो जाता है हमारे पास 30 × 3, ये हो जाता है हमारे पास 90 वाट के बराबर। डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा है, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम 11th और 12th के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल तरीके से समझते भी हैं, बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी करते हैं। कॉन्सेप्ट्स की एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे वीडियो स्ट्रक्चर्ड तरीके में आपको मिल जाएंगे मेरे कोर्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आपको मिलती है कलरफुल PDFs, उनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।